हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 जो कि 23 अप्रैल 1936 को फोर्स में आया, जो कि इंडस्ट्रीज़ में एम्प्लॉयड सर्टेन वर्कर्स के जो है वेजेस के पेमेंट को रेगुलेट करता है। इट इंश्योर्स पेमेंट ऑफ वेजेस इन पर्टिकुलर फॉर्म एंड एट रेगुलर इंटरवल विदाउट अनऑथोराइज डिडक्शन। ठीक है। एंड यह एक्ट होल इंडिया पर अप्लाई होता है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर बाय द सेंट्रल लेबर लॉ। नाउ ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट यही है कि सर्टेन क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन के वेजेस के पेमेंट को रेगुलेट करता है कि उन्हें वेजेस टाइम से मिलते रहें। इसलिए ये वेजेस के पेमेंट की डेट भी कंफर्म करता है एंड डिडक्शन भी बताता है फाइन या अदरवाइज कि कैसे वेजेस में से डिडक्शन किया जाएगा। तो ये तीन ऑब्जेक्ट हैं। नाउ एक्सटेंड हमने देख लिया, होल इंडिया पर होता है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1 सब सेक्शन 4 ऑफ दिस एक्ट, फर्स्ट इंस्टेंस में एक्ट तीन तरह के पर्सन पर अप्लाई होता है। फर्स्ट, पर्सन एम्प्लॉयड इन फैक्ट्री। सेकंड, पर्सन एम्प्लॉयड अपॉन एनी रेलवे। एंड थर्ड, पर्सन एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्री एंड अदर इस्टेब्लिशमेंट, जो कि सेक्शन 24 के क्लॉज सेकंड के सब क्लॉज A to G में स्पेसिफाई किए गए हैं। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है कि वह 3 मंथ पहले नोटिस देकर इस एक्ट के प्रोविज़न कई अदर सर्टेन एम्प्लॉयड पर्सन पर भी एक्सटेंड कर सकती है। द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर गिविंग 3 month नोटिस बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट एक्सटेंड द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी ऑफ देम टू पेमेंट ऑफ वेजेस टू एनी क्लास ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड। इसके बाद डेफिनेशन आप PDF से पढ़ लेना। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं प्रोविजन। तो सेक्शन 3 एम्प्लॉयर पर लाइबिलिटी इम्पोज करता है कि जो उसके एम्प्लॉय हैं उनके वेजेस का वो पेमेंट करे। ठीक है, फैक्ट्री है तो मैनेजर, रेलवे में है तो वो वह पर्सन जो रेलवे डिपार्टमेंट ने नॉमिनेट किया हो, कॉन्ट्रैक्टर के केस में कॉन्ट्रैक्टर, इंडस्ट्री वगैरह में जिसके सुपरविजन में पर्सन काम कर रहा हो, एंड अदर केसेस में जो एम्प्लॉय को अपॉइंट करता हो, पेमेंट करने के लिए जो है ये लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। फिर सेक्शन 4 के अनुसार वेज पीरियड जो है वो 1 मंथ से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप 5 दिन में भी पेमेंट का फिक्स कर सकते हो, हर 5 दिन में पेमेंट करोगे, 10 दिन में कर सकते हैं, डेली बेसिस पर कर सकते हैं, कैसे भी फिक्स कर लो, बट 1 मंथ से ज़्यादा वो एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। फिर सेक्शन 5 जो है टाइम बताता है कि वेजेस के पेमेंट का, कि यदि फैक्ट्री या इंडस्ट्री उसमें जो पर्सन काम कर रहे हैं उनकी संख्या या नंबर यदि 1000 से कम है, जो पर्सन इंडस्ट्री या फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वो 1000 से अगर कम वहाँ पर काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं 1000 से कम पर्सन, तो वहाँ वेजेस 7 दिन पहले दिए जाएंगे। ठीक है, 7 दिन कंप्लीट होने से पहले वहाँ वेजेस दे दिए जाएंगे। और यदि 1000 से ज़्यादा पर्सन एम्प्लॉयड हैं तो फिर 10 दिन से पहले वहाँ पर वेजेस देने होंगे। ये 7 दिन और 10 दिन का फंडा याद रखना होगा। फिर डॉक, जेटी, माइन वगैरह के केस में सेकंड वर्किंग डे के एक्सपायरी से पहले वेजेस का पेमेंट कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यदि एम्प्लॉयमेंट का टर्मिनेशन हो रहा हो तो जिस दिन टर्मिनेशन हो रहा है उसके एक्सपायरी से पहले, एंड यदि इस्टेब्लिशमेंट ही क्लोजर हो रहा हो, जो फैक्ट्री है वही क्लोजर हो रही हो, तो वहाँ भी जिस दिन एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हो रहा हो ना, उस दिन के एक्सपायरी से पहले जो है पेमेंट देना होगा। फिर एग्जाम्पशन, तो स्टेट गवर्नमेंट बाई जर्नल और स्पेशल ऑर्डर सर्टन पर्सन को इस एक्ट के प्रोविजन से जो है एग्जाम्प्ट कर सकती है। एंड इसके अलावा वेजेस जो हैं वो वर्किंग डे में ही दिए जाएंगे, किसी हॉलीडे वगैरह में वेजेस नहीं दिए जाएंगे। फिर सेक्शन 6 जो है मोड बताता है कि वेज कैसे दिए जाएंगे। तो वेज कैसे भी दिए जा सकते हैं, करेंसी में कॉइन या नोट, या फिर दोनों चीज़ें दी जा सकती हैं, या फिर चेक के द्वारा दिया जा सकता है, या फिर उनके अकाउंट में क्रेडिट करके वेजेस प्रोवाइड किए जा सकते हैं। फिर सेक्शन 7 से जो है 13 तक, 7 से 13 तक जो है डिडक्शन बताए गए हैं वेजेस में से कैसे कैसे डिडक्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है अपना ऑथोराइज डिडक्शन, इसे देख लेना। फिर सेक्शन 8 में फ़ाइन बताया गया है। फिर सेक्शन 9 में यदि ड्यूटी से एब्सेंस रहता है तो उसका डिडक्शन हो सकता है। फिर सेक्शन 10 में अगर कोई लॉस या डैमेज किया है बर्तन में तो उसका डिडक्शन हो सकता है। फिर सेक्शन 11 में यदि कोई सर्विस रेंडर की हो, कोई सर्विस उसने ली हो तो उसका डिडक्शन। सेक्शन 12 में डिडक्शन फ्रॉम रिकवरी ऑफ एडवांस, रिकवरी ऑफ लोन, इनकम टैक्स, ये वगैरह वगैरह ETC, ये सब आप पढ़ लेना, ये सब डिडक्ट हो सकते हैं। लेकिन ये याद रखना कि सेक्शन 7 से 13 तक डिडक्शन बताए गए हैं। फिर सेक्शन 13A में एम्प्लॉयर द्वारा जो है एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा जिसमें सभी एम्प्लॉयड पर्सन की डिटेल लिखनी होगी, उनके द्वारा किए जाने वाले वर्क का नेचर, उनको दिए जाने वाले वेजेस,
डिडक्शन क्या है, रिसीप्ट वगैरह जो है वो सब रजिस्टर में लिखना होगा, मेंटेन करना होगा। इसके अलावा इस केस को भी आप पीडीएफ से पढ़ लेना, शायद काम आ जाए। ठीक है, तो यह एक भी हमारा कवर हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।